बच्चों आइए स्टडी करते हैं आज पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है समझिए। पैकिंग इफिशिएंसी किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई भी उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो उसका एटम, मॉलिक्यूल, आयन जो प्रेजेंट हैं, वो कितना स्पेस जो है क्या करते हैं, ऑक्यूपाइड करते हैं, और कितना स्पेस फ्री होता है। तो जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेते हैं उसे पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ टोटल फील्ड द पार्टिकल्स, the percentage of total space filled by the particles is known as the packing efficiencies या percentage of packing efficiency। ठीक है, अब देखिए पैकिंग इफिशिएंसी इन CCP एंड HCP मैं आपको समझाता हूँ। पैकिंग इफिशिएंसी इन CCP, देखिए जो CCP है या SCP है, देखिए CCP का मतलब क्या हो गया, इसमें जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं CCP या SCP में, वो कहाँ अरेंज होते हैं? पार्टिकल अरेंज होते हैं कॉर्नर पे। कहाँ का अरेंज होते हैं? पार्टिकल्स अरेंज होते हैं कहाँ पे? कॉर्नर पे। देखिए कॉर्नर पे रहते हैं। पार्टिकल कहाँ अरेंज होते हैं? कॉर्नर पे रहते हैं और फेस पे होते हैं। पार्टिकल कहाँ रहते हैं? कॉर्नर पे और फेस पे रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? फेस पे और कॉर्नर पे रहते हैं। अब देखिए इसका मतलब है कि यही, अब हम क्या कर लें, अगर मान लीजिए यहां से ये देखिए यहां तक ये पार्टिकल का एक पूरा का पूरा पार्ट हम ले ट्राइंगल मान लें। क्या मान लें? ट्राइंगल मान लें इसको। तो ये अगर हम ट्राइंगल मान लें और इसमें हम लोग इस पॉइंट को A, इसको B और इसको C मान लें, और ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से डिजाइन कर लें, ये इस तरह से ट्राइंगल बना लें हम लोग। ठीक है, तब आप पाएंगे कि ट्राइंगल आपका जो देखिए यहाँ पे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ट्राइंगल ABC में आप देखेंगे ट्राइंगल A, B और C में जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर आप देखिए तो जो आपका AC है, आपको पता है फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से, AC इक्वल टू क्या होता है? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कोई भी क्यूबिक सेल है, अगर कोई क्यूबिक सेल है, अगर कोई भी क्यूबिक सेल है तो उसका जितने भी एज होते हैं, एज लेंथ होती है, सबकी एज लेंथ एक जैसी होती है क्यूबिक सिस्टम के लिए। अगर हम मान लें कि इसकी जो एज लेंथ है वो क्या हो गया, इसकी एज लेंथ हम जो है ए मान लें। ठीक है, एज लेंथ ए मान लें, तो ये जो आपका BC है और जो AB है, इन दोनों का क्या हो जाएगा? एज लेंथ ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा। और ये जो आपको जो यहाँ पे हाइपोटेनस दिख रहा है, ठीक है, ये हाइपोटेनस डायगोनल दिख रहा है, डायगोन दिख रहा है, तो ये मान लीजिए हमको नहीं पता है तो इसको हम लोग B मान लेते हैं। तो हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू AB ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग 2A स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी कि B स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर ये हो सकता है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो B इक्वल टू हो जाएगा √2A हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा, ये आपका साइड है, ये पता चल गया, AC पता चल गया हमको। ठीक है भैया, AC पता चल गया, यानी कि AC हमें जब पता चल गया तो ये जो AC है आपका, यानी AC जिसको आपने B माना है, सोचिए ये B क्या है, किसके बराबर है? ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है और ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल हाफ है तो R, ये सर्कल हाफ है तो R, ये पूरा का पूरा सर्कल है तो 2R। तो ये जो आपका B है, ये B R, ये जो B है आपका, ये R प्लस 2R प्लस R के बराबर है, यानी कि B आपका जो है ये 4R के इक्वल होगा। ठीक है, तो B इक्वल टू 4, तो हम लिख देते हैं B इक्वल टू 4R, या B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू आपको पता है √2A निकाला था आपने, यहाँ 2A मान लेते हैं।
तो अब आपसे पूछा जाए कि ए क्या होगा, मतलब एज लेंथ क्या होगी, तो एज लेंथ इक्वल टू हो जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे ए निकालना है तो आप 4r/√2 हो जाएगा, है ना, एज लेंथ इतना हो जाएगा। अब आप क्या करें, जो है जो 4r/√2 दिखाई दे रहा है, इसमें आप क्या करें, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4√2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2√2r। इसका मतलब जो आपका एज लेंथ है आपका क्या √2 ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा आपका, r इक्वल टू हो जाएगा a/2√2। अब आगे समझिएगा, अब इसका यूज कहाँ करना है समझिए। अब पैकिंग इफिशिएंसी जब हम लोग निकालते हैं, पैकिंग इफिशिएंसी का फार्मूला ये होता है, पैकिंग इफिशिएंसी का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पोर स्फीयर इन यूनिट सेल। देखिए पोर स्फीयर का मतलब क्या हो गया, क्योंकि जो एक क्यूबिक सिस्टम होता है जिसपे को हम लोग यहाँ पे बात करें, किस क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग एससीपी की, यानी कि फेस सेंटर्ड की, एफसीसी की, एफसीसी या एससीपी की बात कर रहे हैं। तो इसमें 4 एटम होते हैं, 4 नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आपको पता है नंबर ऑफ एटम यहाँ तो 4 होते हैं, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट से, वॉल्यूम ऑफ यूनिट से किसी का वॉल्यूम जो है उसके लेंथ का क्या होता है, क्यूब होता है। तो जिस क्यूब की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी एज लेंथ क्या है, ये माना है हमने, तो एज लेंथ का क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा। और जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे 2√2r है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे तो यह आ जाएगा 2√2r का होल क्यूब हो जाएगा, और परसेंटेज इंटू 100 कर देंगे। तो अब क्या हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए सॉल्यूशन करने के बाद आपका आ जाएगा 74%। तो याद रखिएगा पैकिंग इफिशिएंसी जो होती है एचसीपी में या सीसीपी में जो पैकिंग इफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 74% पैकिंग इफिशिएंसी पाई जाती है। ऐसे ही हम आते हैं पैकिंग इफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होता है, तो देखिए बॉडी सेंटर में क्या होगा, बॉडी सेंटर कि जो एक एटम होता है ये पूरा का पूरा एटम सेंटर में प्रेजेंट होता है और बाकी के एटम कॉर्नर पे होते हैं। तो कॉर्नर पे भी एटम होते हैं और सेंटर में एटम होता है। अब यही कंडीशन इसमें भी आ गई, आप यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लीजिए, क्या बना लीजिए, ट्राइंगल। यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल EFD ले लेते हैं, ट्राइंगल EFD ले लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं EFT, ये यहाँ पे एक ट्राइंगल मान लेते हैं। जब इसे हम ट्राइंगल मानेंगे तो अब क्या होगा, ट्राइंगल EFD मान लिया है, और जो यहाँ पे हमारा EFD है, ठीक है, FD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा FE का स्क्वायर एंड ED का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो ED है, आप यहाँ देख रहे हैं, जो हमारा ED है, ED तो हमारा क्या है, A है, और EFV क्या है, हमारा A है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि जो हमारा B है, B का स्क्वायर यानी कि 2A स्क्वायर, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से वही रूट आ जाएगा, B इक्वल टू √2A हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, समझिए ध्यान से, तो ये आ गया आपका B इक्वल टू √2A। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि C स्क्वायर की बात करूँ, मतलब अब मैं इसको ट्राइंगल इसकी बात करूँ, C स्क्वायर की बात करूँ, तो C स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब अब एक नए ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, AFD, AF और D, ये ट्राइंगल मैं मान रहा हूँ, ठीक है, एक नया ट्राइंगल AF और AD, इस ट्राइंगल को ले लो। तो अब क्या होगा, देखिए जो AD है ये A है, और जो EFD है ये भी ये क्या है, B हो गया आपका, और जो आपका AF है ये C हो गया। तो ये हो जाएगा C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए भैया A स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन जो B स्क्वायर है उसकी वैल्यू आपने क्या निकाला, यहाँ पे √2A था, √2A का स्क्वायर करेंगे तो 2A स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3A स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो C स्क्वायर है, C स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा
3a² और c की वैल्यू क्या होगी तब, c की वैल्यू हो जाएगी √3a। ये आ गया हमारा c की वैल्यू, यानी कि तो यहाँ पे ये √3a हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें c मिल गया। क्या मिल गया, c। अब बात समझिएगा, जब c मिल गया तो ये जो c है आपका, ये c किसके बराबर है, ये c है, यहाँ पे देखिए इसको r मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2r, और ये आपका क्या हो जाएगा r, तो ये हो जाएगा 4r के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4r के। तो यहाँ पे देखिए अगर a निकालना होगा तो a इक्वल टू हो जाएगा 4r अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू आपका हो जाएगा r इक्वल टू √3/4a हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास जो फार्मूला है पैकिंग इफिशिएंसी, अब ये सारी वैल्यू लाके यहाँ पुट कर देंगे, तो इफिशिएंसी हो जाता है नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो 100 होता है उसमें नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πr³ हो जाएगा। और ए की वैल्यू आपने यहाँ निकाला है, देखिए ए की वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाला था r/√3, तो 4r3 यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4r/√3। अब क्या हो जाएगा आपका, इनटू 100 कर देंगे क्योंकि पैकिंग इफिशिएंसी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसका पैकिंग इफिशिएंसी 68% आ गया। इसका मतलब है जो SCP होता है या CCP जो होता है, उसके कंपैरिजन में जो बॉडी सेंटर्ड है उसका पैकिंग इफिशिएंसी कम पाई जाती है, यानी कि इसमें एम्प्टी स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस में। किसकी बात करते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करते हैं। अब देखिए भैया, सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करें तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस जो आपका देखिए कुछ इस तरह से बनता है। इस तरह से बनता है। इसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, वो सिर्फ कहाँ पे होता है, कॉर्नर पे। सिर्फ कॉर्नर पे ही पार्टिकल अरेंज होते हैं, आयंस अरेंज होते हैं, समझ नहीं, सिर्फ कॉर्नर पे रहते हैं। अब जरा समझिए, इसलिए क्या हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू क्या होगी। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी डायगोनल मानते भी हैं, तो यहाँ पे तो कोई बीच में एटम है ही नहीं, तो इसका r हो जाएगा और इसका भी r हो जाएगा, है कि नहीं, सिर्फ 2r होगा। इसका मतलब जो इसका ये जो डायगोनल है ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे 2r ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2r हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो अब ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a का क्यूब, यानी कि 2r का होल क्यूब, यानी कि 8r³ हो जाएगा। ठीक है, 8r³। तो अब क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम इतना आ गया, तो 8r³। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल अभी आपने देखा वहाँ पे 8r³ था, इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो π/6 इंटू 100 आ जाएगा, जिसको हम बार निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 52%। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा पैकिंग इफिशिएंसी HCP में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, HCP में सबसे ज्यादा पैकिंग इफिशिएंसी पाई जाती है। उससे कम BCC यानी बॉडी सेंटर्ड में, उससे कम होती है। सबसे कम सिंपल में होती है। किसमें होती है, सिंपल में। सिंपल में सबसे कम पैकिंग इफिशिएंसी पाई जाती है। ये कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट इसका दे देता है। ठीक है, अब देखिए, अब हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ इन्वॉल्व यूनिट सेल। अब देखिए भैया, हम लोग डेंसिटी की बात कर लेते हैं, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी की बात करें तो समझिए जरा, आपको इतना तो पता है कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, ये, और मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ यूनिट इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम, यानी कि Z इंटू M। ठीक है, लेकिन आपको पता है किसी का जो मास होता है किसी भी यूनिट सेल में, वो किसके बराबर होता है, उसके मोलर मास
अपॉन एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होता है, मास ऑफ यूनिट सेल m बाई एम एन ए होता है। तो आप क्या करें, मास ऑफ यूनिट सेल यहां रख दिए m बाई एन ए, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करें आप, मास बाई m मोलर मास अपॉन अवोगाड्रो नंबर रख दीजिए। और z क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम, और अपॉन क्या हो गया, ए क्यूब क्या है यहाँ पे, ए क्यूब यहाँ पे वॉल्यूम हो गया। तो डेंसिटी का फार्मूला आपका ये बन गया, डेंसिटी इक्वल टू एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ एटम इनटू मोलर मास अपॉन ए क्यूब, यानी कि एच का क्यूब इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू 10⁻23। आप इसको रख के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक काम करिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1.3, एग्जाम्पल नंबर 1.4, एग्जाम्पल नंबर 1.5 और इन टेक्स्ट 1.4, 1.15, 1.16, 1.17 और 1.18 सॉल्व करके मेरे पास सेंड करिएगा। ये आपका होमवर्क है। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है बेटा। और ये आपका लास्ट जो है टॉपिक चलेगा, इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।